अभी तक हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, अभी हम लोग जो आप आगे स्लाइड्स देखोगे, आप देखोगे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव पर एक अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना है, जो स्लाइड्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डू यू वांट मी टू टेक फर्स्ट स्लाइड, कि आप तपन सर आप शुरू करना चाहेंगे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव समझाते हुए, और हम लोग आज ट्रेनिंग बैठे। जी मैडम। तो सभी को टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हम कोई भी एक प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न इसलिए बनाते हैं कि हम हमारे छात्रों की जानकारी ले सकें कि वो हमारा पढ़ाया जाना कहाँ तक सार्थक हो रहा है, और हम जिस स्तर तक पहुँचे, हम जो पढ़ाना चाह रहे थे वो बच्चों को समझ में आया या ना आया। इसके यदि हम कोई प्रश्न बच्चों के समझ सकते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ पहुँचा है। तो जो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव है वो यह होना चाहिए कि प्रश्न क्या टेस्ट कर रहा है, आपका पढ़ाया हुआ टेस्ट कर रहा है तो क्या टेस्ट कर रहा है, टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यूनिट। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव कभी भी प्रश्न नहीं होना चाहिए। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव एक क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए कि यह इससे हम यह जान सकेंगे कि बच्चों को इसकी अध्ययन हो, बच्चों को इसकी जानकारी है या नहीं है। क्या बच्चे जानकारी है वो टेस्ट कर रहे हैं, या बच्चे उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं, बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। हम कोई एक नियम बता रहे हैं तो नियम की जानकारी है, या नियम को अप्लाई कर पा रहे हैं, या नियम का उपयोग कर पा रहे हैं, या नियम को समझ पा रहे हैं। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव को यह बताना चाहिए कि प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है, प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न से क्या जानकारी हम ले पा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि विद्यार्थी किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है तो टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव वह वर्णन करेगा जो छात्र जानता है या समझ चुका है या सीख चुका है। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव से हमें ये मालूम पड़ना चाहिए कि बच्चे से हम क्या जानना चाह रहे हैं। हेमंत सर, जैसे एक प्रश्न होता है, आप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव का अर्थ समझ पा रहे होंगे, तो हेमंत सर आप बताना चाहेंगे कि टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जी अवश्य सर। जैसा कि आपके द्वारा अभी समझाया गया है, बताया गया है कि जब हम छात्र के समक्ष कोई टॉपिक समझाते हैं, प्रस्तुत करते हैं उसको, तो उस टॉपिक का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है कि उस छात्र को उस जो हमने उसको ज्ञान दिया है उसकी कितनी समझ विकसित हुई है। इसके लिए हम बच्चे का, छात्र का टेस्ट लेते हैं, और टेस्ट में जो प्रश्न हमारे द्वारा दिया जा रहा है उसमें हमारा स्पष्ट रूप से टेस्टिंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए। प्रश्न ऐसा हो जो कि निर्धारित करे कि बच्चा हमारे टॉपिक पर जो हमने समझाया है उस बात को पूरी तरह से समझ उसमें विकसित हुई है अथवा नहीं हुई है। टेस्टिंग ऑब्जेक्ट परीक्षण करता है कि उस टॉपिक का छात्र को या उस अवधारणा का छात्र को संपूर्ण ज्ञान हो पाया है अथवा नहीं। महेंद्र सर, क्या अपन टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पता लगा सकते हैं किसी प्रश्न के बारे में, कि बच्चे ने क्या क्या सीखा होगा, कि क्या क्या जानकारी अपन ले सकते हैं? मेरे हिसाब से टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव का जो मतलब है, जैसे आपने अभी चर्चा करी, बिल्कुल स्पष्ट है कि हम जो बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, जो वो जिस टॉपिक के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं, वो बच्चा उस टॉपिक को सीख चुका है या नहीं सीख चुका है, ये उसके बारे में जानता है या नहीं जानता है, और किस स्तर पे हम उसको चेक करना चाह रहे हैं, उसको वो स्पष्ट, बिल्कुल निर्देश स्पष्ट इसके बारे में उल्लेख होना चाहिए कि वो क्या परीक्षण करना चाह रहे हैं, आप क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं उसका। तो वो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चे के सामने कि आप उससे क्या पूछना चाह रहे हैं, जिससे वो किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो उसके अंदर, और वो वही उत्तर दे जो आप उससे अपेक्षा रख रहे हैं। वही टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव में क्या होना चाहिए, जितना संभव है उतना विस्तृत और विशिष्ट होना चाहिए टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव, और यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि प्रश्न क्या परीक्षण कर रहा है, और परीक्षण क्या कर रहा है, बच्चा उस चीज़ को समझ पा रहा है, बच्चा उसको अप्लाई कर पा रहा है, या बच्चा उसका अर्थ निकाल पा रहा है, बच्चा उसको समझ पा रहा है। तो हम किसी भी प्रश्न को 3 भागों में बांटते हैं, प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, तो उन तीनों प्रकारों के आधार पर हमारा टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। क्या बच्चे की उसमें समझ उत्पन्न हो चुकी है, क्या बच्चा उसको अप्लाई कर पा रहा है,
या बच्चा उसके आधार पर अपना उत्तर निकाल पा रहा है। टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे तपन सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। जी मैडम। तपन सर, यहाँ पे आप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के कुछ एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं। तो सो फॉर एग्जांपल आप भी कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा हुई थी, तो वहाँ पे आप टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं, या एक स्टेटमेंट की यह प्रश्न परीक्षण करता है कि बच्चे को आवर्त सारणी के बारे में जानकारी है, ये आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं। तो हो सकता है ये चीजें स्लाइड पे ना भी हो, लेकिन आप ये चीजें दैट्स व्हाई यू नीड टू बी रेडी एज अ फैसिलिटेटर। हाँ, तो आप वो कोट कर सकते हैं, ताकि सिर्फ अराउंड थ्योरी ना बात हो रही हो, लेकिन आप एक दो एग्जांपल्स आपके पास हो। हाँ, जैसे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हमारा हो सकता है कि यह प्रश्न परीक्षण करता है कि निम्न में से कौन सा तत्व क्षारीय तत्व है। तो वह जैसे एक वर्ग एक का तत्व, अपन वर्ग कई तत्व दे सकते हैं, उसमें से कौन सा वर्ग के तत्व की जानकारी निकालना है, तो अपन पूछ सकते हैं कि कौन सा तत्व बच्चा बता सकता है कि कौन सा क्षारीय। इससे हमें दो चीज़ों की जानकारी मिलती है। एक तो ये मालूम है कि बच्चे को यह मालूम है कि जो तत्व है वो प्रथम वर्ग का तत्व है, और दूसरा प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षारीय धातु कहते हैं। ये जानकारी मिल सकती है। तो वो अपने जो अपन ने उसको अध्ययन कराया उसके बारे में वो जानकारी दे रहा है। दूसरी बात, निम्न में से बच्चा ये परीक्षण कर सकता है, यह प्रश्न ये परीक्षण करता है कि बच्चा जानता है कि बच्चा ये जानता है कि आवर्त सारणी में आयनन विभव में क्या परिवर्तन होता है। तो हम पांच चीज दे सकते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, इनके बारे में दे सकते हैं। और प्रश्न पूछ सकते हैं कि निम्न में से किसका आयनन विभव उच्चतम होगा या निम्नतम होगा। तो बच्चा वहाँ पे अपने ऊपर पता लगा सकता है कि आवर्त सारणी के आधार पर कि किसके आवर्त सारणी में पोजीशन का क्या है, उस आधार पर उसके साइज में जो डिफरेंस आएगा उससे आयनन विभव पे क्या फर्क पड़ेगा। अपन प्रश्न ये भी दे सकते हैं कि एक टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि बच्चा निम्न प्रश्न यह प्रश्न परीक्षण करता है कि बच्चा विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कर सकता है। तो हम उसके लिए ये प्रश्न देखते हैं। उसका प्रश्न हो सकता है कि निम्न में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होगी। उसके 4 ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें हम बच्चा पता लगा सकता है कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता क्यों सर्वाधिक होगी, या विद्युत ऋणात्मकता से वो परिचित है या नहीं है। इस प्रकार से हम हमारे टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव से तीनों प्रकार के काम, मैकेनिकल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन या एप्लीकेशन के क्वेश्चन, तीनों प्रकार के क्वेश्चंस को हम टेस्टिंग ऑब्जेक्टिव के द्वारा क्लियर कर सकते हैं। ठीक है महेंद्र सर, अब आप ये दूसरा स्लाइड लेना चाहेंगे? जी मैडम। सभी को नमस्कार। और हम इस संबंध में अच्छे प्रश्न पत्र के निर्माण, अच्छे प्रश्न के निर्माण दिए। हमको आइटम एनाटॉमी की जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक जो प्रश्न है उसके लिए जो आइटम एनाटॉमी है, क्या क्या उसमें उसके कंपोनेंट होते हैं और उस कंपोनेंट को हमें किस प्रकार से उसको लेना चाहिए। तो इसमें एक जो कंपोनेंट है तो स्टिमुलस है। प्रश्न को समझने और विश्लेषण करने के लिए उसका जो भाग होता है, कि जो प्रश्न को समझ में आ जाए और उसका विश्लेषण हम करें, ऐसा उसमें अगर दिया है तो वो उसको स्टिमुलस का कार्य करेगा। और अगर हमने उसमें कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, उसका कोई प्रदर्शन करते हैं, तो ये प्रॉम्प्ट का काम करता है। और अगर उस प्रश्न को हमने उसमें उससे हम क्या अपेक्षा रख रहे हैं, उसका पूरे जो भी उसको हमने उसका जो अंक विभाजन किया हुआ है, तो उस अंक विभाजन में पूर्ण स्कोर के लिए हम इससे क्या अपेक्षा कर रहे हैं, इसके बारे में मैं डायरेक्शन भी देता हूँ। तो ये प्रश्न के अंदर ये सारी चीजें इसमें होना चाहिए कि उसको, जैसे एक उदाहरण के तौर पे
यहाँ फ्री रिस्पॉन्स प्रश्न सामने है। तो फिर इसमें दिया हुआ है जैसे कि अधिकांश आधुनिक कारों में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो कार से निकलने वाले धुएं लोगों और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक बनाता है। इसमें लगभग 90% हानिकारक गैस से कम हानिकारक गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो नीचे दिखाया गया चित्र दर्शाता है कि किस प्रकार कुछ गैसें कन्वर्टर के अंदर जाती हैं और उससे बाहर निकलती हैं। तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ये जो इसमें चित्र जो दिया गया है, ये चित्र जो है वो हमको प्रॉम्प्ट का काम कर रहा है। इसमें अपने को मैं असल में इस बार ये जानना चाहूंगा तपन सर आपसे कि क्या ये चित्र जो दिया हुआ है इस प्रश्न के लिए, क्या ये प्रॉम्प्ट का काम करेगा? जी, ये जो चित्र दिया गया है, चित्र में बता रहा है कि कौन सी गैसें इन्वर्ट हो रही है, इनपुट उन गैसों का क्या हो रहा है, कैटेगरी कन्वर्टर में कौन कौन सी गैसें आ रही है और किस रूप में वो बाहर निकल रही है। नाइट्रोजन वो नाइट्रोजन के रूप में बाहर निकल रही है। जो खास कार्बन मोनोऑक्साइड जो नुकसानदायक गैस है वो मुश्किल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कम और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ज़्यादा निकल रही है। तो यह जो कैटेगरी कन्वर्टर से निकलने वाली गैसों का जो परसेंटेज, जो अधिक हानिकारक गैसें हैं, उनको किस प्रकार से रिड्यूस किया जाता है इस कैटेगरी कन्वर्टर में, ये डायग्राम ये शो कर रहा है। और हमें इससे ये बहुत मदद मिल पा रही है कि पर्यावरण के लिए कौन सी गैस ज़्यादा हानिकारक है, कौन सी कम हानिकारक है। कुछ गैसें जैसे जा रही हैं वैसे निकल रही है, मतलब वो हानिकारक नहीं है, और जो हानिकारक गैसें हैं वो निकलने में अपने रूप को बदल रही है। ये कन्वर्टर यह हमें बताने का, कैटेगरी कन्वर्टर बताने का प्रयास कर रहा है। क्या ये प्रश्न जो है वो इसके जो अंक विभाजन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए? प्री रिस्पॉन्स प्रश्न में इसमें किस प्रकार से अंक विभाजन इसका होना चाहिए? क्या इस बात को ये पूरी तरह से समझा पा रहा है हेमंत सर? आपका क्या विचार है इस बारे में? जी सर, ये प्रश्न जो डायग्राम दिया है इसके माध्यम से स्पष्ट रूप से अपनी बात को समझा पा रहा है, अपने प्रॉम्प्ट को ये क्लियर कर रहा है। और नीचे यदि हम देखें, चित्र में दी गई जानकारी का उपयोग करके एक उदाहरण के माध्यम से बताएं कि कैटालिटिक कन्वर्टर किस प्रकार निकास धुएं में उपस्थित गैस का कम हानिकारक बनता है। तो यदि हम उदाहरण इसका डिवाइडेशन करते हैं तो इसको हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। यदि उदाहरण सहित व्याख्या की जाती है तो इसको फुल मार्क्स में रख सकते हैं, और यदि उदाहरण को छोड़ करके कुछ व्यक्त किया था तो हाफ मार्क में इसको रख करके व्याख्या कर सकते हैं। जी, इसमें कोई और अपन सर अभी हम थोड़ा इंटरप्ट करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम सिर्फ एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस के 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। तो हमारा पूरा फोकस अभी फिलहाल रहेगा स्टिमुलस, प्रॉम्प्ट और डायरेक्शन पे। तो आपका क्वेश्चन अपने ट्रेनिंग से ये होना चाहिए कि क्या डायरेक्शन है इस क्वेश्चन में, या ये क्लियर हो रहा है कि बच्चा क्या करेगा तो ही उसको मार्क्स मिलेंगे। तो अभी हम उस पर नहीं पहुंचे हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन अभी हम उस पर बात कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन में प्रॉम्प्ट इनफ है, या स्टिमुलस पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट का लैंग्वेज सही है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई ट्रेनिंग पूछे कि उसमें मुझे प्रॉम्प्ट समझ ही में नहीं आ रहा, या प्रॉम्प्ट और स्टिमुलस में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो अगर एज ट्रेनिंग में पूछे कि सर मुझे तो डायरेक्शन नहीं समझ में आया है, क्या कौन सा आप पढ़ के बताइए कौन सा डायरेक्शन है इसमें, तो आप उस पर जरा सा एलाबोरेट करेंगे। तो अभी हम लोग ना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाते, अभी फिलहाल हम सिर्फ एनाटॉमी में जाते हैं। तो हेमंत सर, तपन सर, आपका रोल इसमें ये रहेगा कि आप पूछें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डायरेक्शन कौन सा है। तो महेंद्र सर उस चीज को क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। जी मैम। तो अगर महेंद्र से सपोज मुझे नहीं समझ में आया कि डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? इस क्वेश्चन में भी मुझे समझ ही में नहीं आया कि डायरेक्शन क्या है क्वेश्चन में, आइटम एनाटॉमी। इस प्रश्न में जैसे दिखा हुआ, अधिकांश आधुनिक कारों में एक कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है जो कार से निकलने वाले धुएं लोगों और पर्यावरण के लिए कम हानिकारक
बनाता है। इसमें लगभग 90% हानिकारक गैसें कम हानिकारक गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर डायरेक्शन का जो काम कर रहा है वो ये कैटेलिटिक कन्वर्टर जो चित्र बना हुआ है वो डायरेक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर। तपन सर, क्या मैं ठीक हूँ इस बारे में, आप बताएं। कैटेलिटिक कन्वर्टर का डायरेक्शन है कि जो हानिकारक गैसें हैं उनको कम हानिकारक में बताता है, ये इसका डायरेक्शन है। इसका यह है, ये बताने की कोशिश कर रहा है, और आप सही हैं। जूही मैडम, क्या इसमें स्टिमुलस समझ पा रहे हैं आप? इस प्रश्न में जो है स्टिमुलस क्या होगा? क्या ये जो डायग्राम है, चित्र बना हुआ है, वो यहाँ पर स्टिमुलस का काम कर रहा है? यहाँ पे स्टिमुलस का काम कर रहा है पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अधिकांश आधुनिक कारों से लेके उससे बाहर निकलती है, ये स्टिमुलस है, क्योंकि ये स्टिमुलेट कर रहा है क्वेश्चन को सोचने में। प्रॉम्प्ट है ये बीच का डायग्राम, जो एक 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 प्रॉम्प्ट जैसे काम कर रहा है कि क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा है। डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन जहाँ पे बच्चे को पता चलेगा कि तुम्हें ये चीज करनी है तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। तो चित्र में दी गई जानकारी को उपयोग करके एक उदाहरण के माध्यम से बताएं कि कैटालिटिक कन्वर्टर किस पर निकास धुएं में उपस्थित गैस को कम हानिकारक बनाता है। ये डायरेक्शन है आपका। तो इसीलिए हमें भी खुद क्लियर होना पड़ेगा कि स्टिमुलस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो है जो क्वेश्चन को शुरू करता है। प्रॉम्प्ट जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा डायग्राम रहे ही रहे, लेकिन प्रॉम्प्ट वो है जो क्वेश्चन को आगे लेके जाता है। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो होता है प्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन से जनरली, कि आप ये करोगे, ये आंसर आपसे अपेक्षित है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। ऑब्वियसली ये आप नहीं लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको यही करके ये करना है, ये डायग्राम बनाना है, ये टेबल बनाना है, या इसको उत्तर लिखना है, ये चीज डायरेक्शन होती है।